नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे वो है हांगकांग के प्रोटेस्ट्स और हांगकांग के अंदर जो भी अनरेस्ट चल रहा है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। परंतु क्या चर्चा रहेगी ये करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करो और इसको जितना ज़्यादा फैला सकते हो उतना ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हम एक जगह संकलित करके अपन जो चर्चाएं कर रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और इसलिए मेरा तो दायित्व बनता है कि मैं यहाँ आकर सारी जो सूचनाओं हैं उनको एक जगह लाऊं, और आपका ये दायित्व बनता है कि इन सूचनाओं को जितनी ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हो उन लोगों तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि कॉन्स्टेंटली आपको जो रिव्यूज़ हैं वो मिलते रहें। और इससे ये रहेगा कि भाई जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है तो जो कंटेंट क्रिएटर है उस कंटेंट क्रिएटर के लिए एक काफ़ी प्रोत्साहन की बात होती है कि वो और नए नए चीज़ें जो है वो बनाने के लिए वो प्रोत्साहित होता है। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करना जो है वो ज़रूरी है, और ये आपके लिए मैंडेटरी है कि बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से कोई भी जा नहीं सकता। ठीक है, चलो फिर अब बात करते हैं अपन आज के इस टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक है हिस्टोरिक प्रोटेस्ट इन हांगकांग। हांगकांग के अंदर कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही है। क्या प्रॉब्लम्स है इसके बारे में कुछ द गार्जियन की एक न्यूज है कि हांगकांग प्रोटेस्ट पुलिस फायर टीयर गैस एज थाउजेंड्स रैली अगेंस्ट द बीजिंग्स नेशनल सिक्योरिटी लॉ। तो बीजिंग के द्वारा एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ, एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है वो वहां की जो बीजिंग की जो संसद है उसमें पारित किया गया है अभी आज ही। और उसके विरोध के अंदर बहुत सारे लोग जो है उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। वो लोग जो है वो सड़कों पर है, पिछले 2-4 दिनों से वो लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके ऊपर पुलिस के द्वारा अत्याचार जो है वो भी किया जा रहा है। इसको गार्जियन ने भी रिपोर्ट किया और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसके द्वारा भी इसको रिपोर्ट किया गया। अब हम समझेंगे कि ये आखिर प्रोटेस्ट क्या है, ये हांगकांग का मुद्दा क्या चल रहा है, और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हांगकांग जो है कब चाइना का पार्ट बना, क्या उसके अंदर जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का रहता है, वर्तमान में ये जो लॉ है वो कैसा है, और उसके क्या प्रोविजंस हैं, ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है, और इसके क्या इम्पैक्ट जो है वो हो सकते हैं। तो ये जो सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मसौदा जो है वो वहां पर लाया गया, और इसीलिए ये चर्चा में। अब अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखें तो देखो, हांगकांग जो है वो पहले चीन के पास में था, परंतु 1820 का 20 से 40 का जो समय है उस समय के अंदर चीन के अंदर जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों ने अफीम का व्यापार करना शुरू कर दिया। चीन जो है मतलब अंग्रेज जो है वो भारत से अफीम ले जाते थे और अफीम ले जाकर चीन में बेचते थे। चीन के लोगों को उन्होंने अफीम की लत लगा दी, और चीन में अफीम बेचोगे और बेचकर उससे वापस जो मिलता था चांदी उससे लेते थे, और उसी चांदी से उसके बाद में वहां पर चीन के अंदर वो लोग जो है वो चाय खरीद लेते थे, और उस चाय को फिर वापस लाते थे भारत के अंदर, और भारत के अंदर जो है चाय का व्यापार किया जाता था। पूरे विश्व के अंदर ही चाय का व्यापार किया जाता था। तो इस प्रकार चाय को लाने के लिए वो अफीम का ट्रेड किया करते थे, और चाइना के अंदर बहुत सारे लोग थे जिनको अफीम की आदत जो है वो लग गई, ये ओपियम जो है उसकी आदत लग गई। और जब चीन की जो सरकार थी वहां पर, चीन का जो राजतंत्र था, उसने इस ओपियम ट्रेड को रोकने की कोशिश की, और रोकने की जब कोशिश की तब चीन के ऊपर जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, और इसी कारण अफीम युद्ध जो है वो शुरू हुआ। पहला अफीम युद्ध शुरू हुआ 1839 में, और ये चला 1842 तक। इसके अंदर चीन जो है चीन हार गया, और चीन हारने के बाद में ये जो क्षेत्र है हांगकांग का, जो क्षेत्र है, इस हांगकांग का क्षेत्र जो है वो उन्होंने चाइना को दे दिया। तो इस प्रकार पहला अफीम युद्ध जो है, उस अफीम युद्ध के बाद में हांगकांग का क्षेत्र चला गया ब्रिटेन के पास में। तो इस प्रकार पहले तो ये चाइना के पास में था, और अब चला गया ये ब्रिटेन के पास में। दूसरा हांगकांग युद्ध भी हुआ 1856 से 60 के बीच में, और हांगकांग के पास में एक पेनिनसुला है, वो एरिया जो है वो भी चाइना के पास, ब्रिटेन के पास में आ गया। तो इस प्रकार के ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का जो कब्जा है वो हो जाता है। अब अगर हम देखें कि फिर उसके बाद में ये किस तरीके से टेरिटरीज जो है वो बढ़ी है, तो ये आपका चाइना है, और इस चाइना के अंदर ये जो क्षेत्र है ये तो है हांगकांग, और ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं कॉलून पेनिनसुला। हांगकांग का क्षेत्र जो है वो तो 1842 में पहला जो अफीम युद्ध है उसके बाद में ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया, और ये वाला जो इलाका है वो 1860
1860 यानी दूसरा जो आपका जो अफीम युद्ध था उसके बाद में ये वाला क्षेत्र जो है वो भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। इसके बाद में 1860 के अंदर मतलब 9 जून 1898 को सेकंड कन्वेंशन ऑफ बीजिंग या सेकंड कन्वेंशन ऑफ पेकिंग, आजकल तो बीजिंग कहते हैं, पहले चीन की राजधानी को पेकिंग कहते थे, तो सेकंड कन्वेंशन ऑफ पेकिंग जो है वो साइन किया गया और इसके माध्यम से चाइना ने जो कॉलून पेनिनसुला है और कॉलून पेनिनसुला के नॉर्थ में ये जो इलाका है ये 99 साल की लीज के ऊपर यूके यूनाइटेड किंगडम जो है उसको दे दिया गया। यानी 1898 के अंदर पहले तो वहां पर कॉलोनी था और उसके बाद में फॉर्मली एक एग्रीमेंट हो गया और एग्रीमेंट के तहत इनको 99 ईयर की लीज पर मिल गया। 1 जुलाई 1898 को ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। यानी 1 जुलाई 1998 से यहां पर ब्रिटिश कंट्रोल जो है वो बन जाता है। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। फिर इसके बाद में जब स्थितियां बदली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और ये जो उपनिवेशवाद था ये समाप्त होने लगा और धीरे धीरे जो चाइना है उस चाइना की भी शक्ति के अंदर वृद्धि होने लगी। यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार जो है बन चुकी थी और कम्युनिस्ट सरकार ने ये सोचा कि ये जो चाइना का जो पार्ट ब्रिटेन के पास में उसको क्यों ना वापस चाइना के अंदर इंटीग्रेट कर लिया जाए। और इसी इंटीग्रेशन के लिए 1984 के अंदर 1984 के अंदर साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया। साइनो, देखो इंग्लिश में जब भी हम चीन को लिखते हैं तो चाइना ब्रिटिश नहीं लिखते, इसको साइनो ब्रिटिश लिखते हैं। तो साइनो का अर्थ होता है चीन। तो चीन और अंग्रेजों के बीच में एक संयुक्त घोषणा पत्र जो है जारी किया गया और उस घोषणा पत्र में यह कहा गया कि 1997 मतलब 1898 के अंदर तो दिया गया था 99 इयर्स की लीज के ऊपर। ये लीज कब खत्म होगी? 97 में। तो 1997 के अंदर जब ये लीज खत्म हो जाएगी तब ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को ब्रिटेन वापस हैंडओवर कर देगा। किसको? चाइना को हैंडओवर कर देगा। तो इस प्रकार से एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो किया गया और उस जॉइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से ये डिसाइड हो गया कि साहब 1 जुलाई 1997 को इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। यानी वर्तमान में जो हांगकांग है वो वापस चाइना का पार्ट बना 1997 के अंदर। ये हैंडओवर हुआ और ये हैंडओवर का जो सेरेमनी है, वो सेरेमनी की ये फोटोग्राफ है जिसके अंदर एक तरफ जो है वो चाइनीज है और एक तरफ जो है वो ब्रिटिश डेलीगेशन जो है वो बैठा है। अब ये जो डिक्लेरेशन जो साइन हुआ था वो इस तरफ जो है ये तो है डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग जो है वो उस समय चाइना के राष्ट्रपति थे और उस तरफ जो है वो मार्गरेट थैचर है। मार्गरेट थैचर जो है वो यूके की उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। इन दोनों के बीच में ही वो एग्रीमेंट हुआ। अब ये कहा कि भाई आपको हैंडओवर तो कर देंगे, परंतु क्योंकि हांगकांग के जो लोग हैं वो काफी समय से ब्रिटेन के अधीन रहे हैं और वहां की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और काफी ज्यादा प्रोग्रेस उस इकोनॉमी ने वो इकोनॉमी कर चुकी है और वहां के लोग जो है वो स्वतंत्रता के आदी हो चुके हैं। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, डेमोक्रेसी को, इन सारे मूल्यों को, इन सभी वैल्यूज को वो लोग मानते हैं। तो इनका जो जीवन जीने का जो तरीका है उस तरीके के अंदर एकदम से कोई बदलाव नहीं लाया जाए, एकदम से उनको कम्युनिस्ट रूल के अंडर में नहीं लाया जाना चाहिए। ये बात जो है वो उस एग्रीमेंट में इनके हुई और ये कहा गया कि कम से कम 50 साल का समय जो है वो दिया जाए कि 50 साल तक जो हांगकांग है उस हांगकांग को एक अलग व्यवस्था के तहत रखा जाए और 50 साल के बाद में इसको आप जो है पूर्ण रूप से इंटीग्रेट कर सकते हो। ये जो अलग व्यवस्था है इसी व्यवस्था को कहा जाता है वन कंट्री टू सिस्टम। इस व्यवस्था को कहा जाता है वन कंट्री, एक तो देश है, और टू सिस्टम, दो व्यवस्थाएं। एक देश जिसमें दो व्यवस्था, यानी हांगकांग जो है वो पार्ट तो है चाइना का, परंतु हांगकांग की जो व्यवस्था है, जो वहां की राज व्यवस्था है, वहां किस प्रकार से कार्य चलेगा ये अलग तरीके से चलेगा और जो मेनलैंड चाइना है उसके अंदर किस प्रकार की राज व्यवस्था चलेगी वो अलग तरीके से चलेगी। तो वन कंट्री टू सिस्टम के ऊपर इन्होंने एग्री कर लिया और अपन को पता है 1 जुलाई 1997 को हैंडओवर हुआ था और इन्होंने कहा कि साहब कितने साल के लिए करोगे? ये 50 साल तक ये सिस्टम जो है चलना चाहिए। यानी ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 2047 तक, यानी 2047 तक जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था रहनी चाहिए। ये उस एग्रीमेंट का पार्ट है। अब इन्होंने ये एग्रीमेंट तो कर लिया, परंतु क्योंकि चाइनीज है और चाइना के अंदर कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट जो है वो एकदम लंपट होते हैं, ये लोग जो है बहुत धूर्त होते हैं और धूर्त होते हैं, इस वजह से इन्होंने फिर
इस एग्रीमेंट का वायलेशन करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनको लगा कि भाई 2047 तक का वेट कौन करेगा, तो क्यों ना हम पहले ही ये जो हांगकांग है इसके ऊपर अपना कब्जा कर ले। और ये कब्जा करने की कोशिशें जो है वो अलग अलग प्रकार से चाइना जो है वो लगातार करता आ रहा है। जब से ये उसमें इसके अंदर मिला है उसके बाद से इसको पूर्ण रूप से मिलाने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिशें जो है वो चाइना के द्वारा की जा रही है। तो इससे पहले समझ लें कि ये वन कंट्री टू सिस्टम होता क्या है या कैसे होता है, क्या ये कैसे सब चलेगा कि भाई एक देश है और दो व्यवस्थाएं कैसे हो सकती है। तो देखो ये अपन ने एक जो है टेबल बनाई है जिसके अंदर एक तरफ तो है हांगकांग और दूसरी तरफ है मुख्य चीन। तो मुख्य चीन में क्या व्यवस्था होती है और हांगकांग में क्या व्यवस्था होती है। हांगकांग जो है वो तो है डेमोक्रेसी, वहां पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र है जिसके अंदर लोग जो है वो जाकर जो है वो अपने लेजिस्लेचर को, अपने विधायिका जो है उसको वो चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर लोकतंत्र है, परंतु यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप है। क्यों? क्योंकि चीन जो है वो कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट देश के अंदर जो है डिक्टेटरशिप है, वहां पर तानाशाही शासन है, यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है। हांगकांग के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर अलग अलग दल जो है उनको एग्जिस्ट करने के लिए अनुमति दी जाती है। जबकि चाइना के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वही एग्जिस्ट करेगी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी जो पॉलिटिकल लोग हैं वो सब इसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं। हांगकांग का खुद की एक विधायिका है और उनकी खुद की एक अलग गवर्नमेंट है, जबकि चीन जो है उसकी विधायिका जिसको हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं वो एक रबर स्टाम्प टाइप की पार्लियामेंट है, उसका खुद का इतना कोई बड़ा जो है वो प्रभुत्व नहीं है। वहां पर जो बड़ी जो चीज है वो गवर्नमेंट है, वहां की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यानी डिक्टेटरशिप है। तो इस प्रकार यहाँ पर तो विधायिका भी है और सरकार भी है और इनकी विधायिका और सरकार जो है वो अलग है। और फिर जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है कि हांगकांग के अंदर जो सिविल लिबर्टीज है या फिर जो नागरिक अधिकार है वो बड़ी मात्रा में हांगकांग के नागरिकों को दिए गए, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है, वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ असेंबली आता है कि आप एक जगह एकत्रित हो सकते हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आता है, आपको समूह वगैरह का निर्माण जो है वो भी कर सकते हो। तो इस प्रकार की जो अधिकार है वो अधिकार हांगकांग के अंदर तो वहां के लोगों को तो मिले हुए, परंतु ये कहां नहीं है, चाइना के अंदर, मेनलैंड चाइना के अंदर लोग जो है उनके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। वो लोग वहां की सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। आप सरकार की आलोचना करोगे आपको जो है वो फटाफट जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे वो पकड़ के ले जाएंगे, केस लग जाएगा, जेल में चले जाओगे। अब वहां पर किसी प्रकार की इवन ये जो फेसबुक, गूगल, यूट्यूब ये जो है ये भी वहां पर चलते नहीं है, इन सबको भी उन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है। कोई भी ऐसी किताब जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के प्रति क्रिटिकल है, इवन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के प्रति क्रिटिकल है, उसको भी वहां पर बैन कर दिया जाता है। तो कम्युनिस्ट जहां पर रूल रहेगा उस कम्युनिस्ट रूल के अंदर किसी प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो नहीं रहेगी। मैंने एक अपने पिछले वीडियो के अंदर भी कम्युनिस्ट जो शासन है उसकी थोड़ी आलोचना की थी। तब एक व्यक्ति ने कमेंट के अंदर कहा कि आप ये सभी राजनीतिक दल है और सभी राजनीतिक विचारधाराओं की हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक विचारधाराओं का जरूर सम्मान करना चाहिए, पर ऐसी खतरनाक राजनीतिक विचारधाराओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करना चाहिए। कम्युनिस्ट जो है वो सिविल लिबर्टीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। भारत के अंदर उन्हीं सिविल लिबर्टीज का ये लोग फायदा उठाते हैं और उसके माध्यम से अपनी दुकानें चलाते हैं, परंतु बाकी सभी जगह जहां जहां पर इनका शासन है वहां पर हर प्रकार की सिविल लिबर्टीज जो है उसको खत्म करने का काम जो है कम्युनिस्टों के द्वारा किया जाता है। फिर हांगकांग जो है उस हांगकांग का खुद का एक अलग फ्लैग है, इधर जो मेनलैंड चाइना उसका एक अलग फ्लैग है, इनका पासपोर्ट सिस्टम, इनका इमिग्रेशन सिस्टम वो एक अलग है, इनका पासपोर्ट और इमिग्रेशन सिस्टम अलग है। अगर हम आज हांगकांग जाना चाहें तो भारतीय जो है उनको वीजा फ्री एंट्री है हांगकांग के अंदर, उनको किसी प्रकार का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप चाइना जाना चाहो, मेनलैंड चाइना जाना चाहो तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, यानी हांगकांग का वीजा अलग है और चाइना का वीजा जो है वो अलग है। तो इस प्रकार से दोनों का जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो भी अलग अलग है, आवर्जन के जो नियम है वो भी अलग है, इनकी करेंसी, इकोनॉमिक सिस्टम भी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रिटेन के अंडर में रहे हांगकांग वाले, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कैपिटलिज्म को अपनाया। चाइना ने भी कैपिटलिज्म को अपना तो लिया, आर्थिक दृष्टिकोण, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो कम्युनिस्ट है, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से जो है इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो उसको अपना लिया 1979 में, जब डेंग जियोपिंग ने वहां पर आर्थिक सुधार किए थे। तो इस प्रकार से इन्होंने, परंतु इनके आर्थिक सिस्टम में अभी अंतर यह है कि इनकी करेंसी वगैरह जो है अलग है। हांगकांग का हांगकांग डॉलर है, जबकि यहाँ पर जो है वो रेनमिनबी है। आप एक और करेंसी का नाम सुनते होंगे, युआन। चाइनीज करेंसी जो है वो ऑफिशियल करेंसी है, उसका नाम तो है रेनमिनबी। युआन जो है रेनमिनबी की एक यूनिट है, जैसे अपने यहाँ पर रुपया होता है और पैसा होता है,
रुपया जो है वो तो हमारी ऑफिशियल करेंसी, और पैसा जो है वो उसी का एक यूनिट है। तो इसी तरीके से यहाँ पर रेनमिनबी जो है वो यहाँ की बेसिक करेंसी है, और यहाँ पर करेंसी जो चलती है वो डॉलर चलती है। इनका हांगकांग वालों का खुद का एक पुलिस सिस्टम है, इनकी एक अलग जुडिशियल सिस्टम है, जबकि जो मेनलैंड चाइना है उसका पुलिस सिस्टम और उसका जुडिशियल सिस्टम एकदम अलग है, इससे अलग है। फिर यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो भाषा हांगकांग में बोली जाती है, उसको कहा जाता है कैंटनीज, उसको कैंटनीज लैंग्वेज जो है वो कहा जाता है, जबकि मेनलैंड चाइना जो है उसमें मैंडेरिन बोली जाती है। अब चाइना इसके ऊपर ये है वन कंट्री टू सिस्टम, एक देश तो एक है परंतु दो प्रकार के सिस्टम है, यहाँ पर बिल्कुल अलग व्यवस्था है और ये मुख्य चीन के अंदर व्यवस्था जो है वो बिल्कुल अलग है। तो इससे हम तात्पर्य समझते हैं कि वन कंट्री टू सिस्टम, जो कि लागू हुआ कब, 1997 में, जब इसको जो हांगकांग है उस हांगकांग को चाइना जो है उस चाइना में विलय कर दिया गया। यह है एक देश दो व्यवस्था। अब एक और बात आती है कि भाई ये व्यवस्था जो आई, तो व्यवस्था आई तो ये व्यवस्था कहां से आई, और इसलिए बार बार एक टर्म का यूज होता है, उसको कहा जाता है बेसिक लॉ। बेसिक लॉ, तो ये बेसिक लॉ क्या चीज है? तो बेसिक लॉ बेसिकली जो है वो हांगकांग का एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, कि भाई कोई भी व्यवस्था अगर है तो उस व्यवस्था का, वो व्यवस्था कहां से आएगी, तो उस व्यवस्था के लिए कोई ना कोई तो बेस होना चाहिए, और वो बेस कहां से आएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा। जैसे भारत है, तो भारत के अंदर पार्लियामेंट है, भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर होगा, भारत में राष्ट्रपति होगा, भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत में केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, जो नागरिक हैं उनके कुछ मूल अधिकार होंगे, उनके कुछ मूल कर्तव्य होंगे। ये सब बातें कहां लिखी हुई है? ये सब बातें लिखी हुई है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो भारत की व्यवस्था कैसे चलेगी, ये व्यवस्था हमें कहां पर पता है? कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे ही हांगकांग की व्यवस्था कैसे चलेगी, उसके लिए उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है बेसिक लॉ। उस बेसिक लॉ का नाम से इसको जाना जाता है। हालांकि ये कोई फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये एक प्रकार का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये क्या करता है, ये बेसिक लॉ, ये बेसिक लॉ जो है वो बेसिकली उस समय जो 1984 का जो डिक्लेरेशन था, उस डिक्लेरेशन से ही ये अस्तित्व के अंदर आया। उसी समय जब वन कंट्री टू सिस्टम की बातें होने लगी, तभी ये कहा कि भाई ये वन कंट्री टू सिस्टम लागू कैसे करोगे, तो उसको लागू करेंगे हम किससे? इस बेसिक लॉ जो है, उस बेसिक लॉ से इसको लागू करेंगे। और यही वो फ्रेमवर्क बताता है कि जिसका चीन जो है, मुख्य जो चीन है, उसकी हांगकांग के प्रति क्या अप्रोच रहेगी और इन दोनों के बीच में किस प्रकार के संबंध रहेंगे। एक तरफ तो मेनलैंड चाइना है और दूसरी तरफ है हांगकांग। इन दोनों के क्या संबंध रहेंगे, ये संबंध जो है वो किससे डिसाइड होगा? तो ये संबंध होता है किससे? इस बेसिक लॉ जो है उस बेसिक लॉ से डिसाइड होता है, इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड होता है। और ये जो अभी तक अपन ने जो सिविल लिबर्टीज की बात की कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहां पर जो है वो आपके असेंबली के लिए, एसोसिएशन के लिए, इन सब चीजों की भी फ्रीडम है। इवन वहां पर जो है वो एक ऑटोनॉमी भी हांगकांग को मिली हुई है कि वो अपनी करेंसी रख सकते हैं, वो अपनी पुलिस सिस्टम रख सकते हैं, उनकी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम रखते हैं। इन सब चीजों को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट कौन करता है? ये जो बेसिक लॉ है, उनका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसको प्रोटेक्ट करता है। साथ साथ में वो वहां की जो गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, कि वहां की राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी, उस गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो है वो भी वही जो बेसिक लॉ है यही बताता है। गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जैसे उसके अंदर एक तो होता है वहां पर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, तो वो कौन व्यक्ति होगा, कैसे इलेक्ट होगा, उसकी क्या पावर्स होगी, क्या ड्यूटीज होंगी, ये आपका कौन बताएगा? ये बेसिक लॉ बताएगा। दूसरा, वहां पर एक उनकी एक लेजिस्लेचर है, उनकी एक विधायिका है, उस विधायिका की क्या शक्तियां होगी, कैसे इलेक्शंस होंगे, उसमें कौन व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन के अंदर, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा? ये बेसिक लॉ के अंदर लिखी गई। उसके बाद में वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसमें कौन काउंसलर जाएगा, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या अधिकार होंगे, वो क्या कार्य कर सकता है, ये सब चीजें भी कौन डिसाइड करता है? तो ये बेसिक लॉ जो है वो डिसाइड करता है। तो एक तरीके से हांगकांग की व्यवस्था जो है वो चलती है किसके माध्यम से? इस बेसिक लॉ के माध्यम से। कब आया अस्तित्व के अंदर? 1 जुलाई 1997 को, जब इसका इंटीग्रेशन हो गया किसके अंदर? हांगकांग का इंटीग्रेशन जो है चाइना में हुआ, उस दिन अस्तित्व में आया। कब तक चलेगा ये व्यवस्था? कब तक चलेगी? तो व्यवस्था के लिए कहा गया 2047 तक, 50 वर्ष तक चलेगी, तो तब तक ये बेसिक लॉ जो है वो अस्तित्व में रहेगा। तो अब इस बेसिक लॉ का एक आर्टिकल जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 23। इस बेसिक लॉ का आर्टिकल 23 जो है वो अनुच्छेद 23, ये काफी कंट्रोवर्शियल है। और उसके इंटीग्रेशन के बाद में जब जब प्रोटेस्ट हुए, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस आर्टिकल 23 का यूज जो है वो जरूर रहा है। और वर्तमान के अंदर भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसकी भी अगर हम गर्भ में जाकर देखें तो ये आर्टिकल 23 जो है वही उसका प्रॉब्लम हमको दिखाई देती है।
क्या है ये बेसिक लॉ, इसको देखें समझते हैं। तो देखो ये आर्टिकल बेसिक लॉ का जो आर्टिकल 23 है ये क्या कहता है, ये वैसे मैं एक बार ब्रॉडली इसको बता दूं कि ये ऐसा कहता है कि जो हांगकांग है वो हांगकांग का जो लेजिस्लेचर है, वहां की जो विधायिका है, वो एक कानून पारित करेगी। किस बात के लिए कानून पारित करेगी? एक राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून पारित करेगी। ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा जिससे कि जो चीन की जो मुख्य सरकार है उस सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई जो है वो देशद्रोह ना करे, किसी प्रकार की बगावत जो है वो नहीं हो, किसी प्रकार से उसकी अखंडता उसको तोड़ने की कोशिशें जो है वो ना हो। तो इन सब चीजों के लिए एक कानून बनाएगा। कौन बनाएगा? तो ये कानून बनाएगा हांगकांग की जो सरकार है वो बनाएगी। तो यानी इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हांगकांग के ऊपर, हांगकांग का जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी दी हुई है। अब इसको अगर हम पढ़ लें, यहाँ क्या लिखा है, तो हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, हांगकांग को क्या कहा जाता है? स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। विशेष रूप से ये प्रशासित क्षेत्र है। चाइना के अंदर दो विशेष प्रशासित क्षेत्र है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, एक तो हांगकांग है और दूसरा मकाऊ है। शैल इनेक्ट लॉज, लॉ बनाना है उसे, इट्स ऑन इट्स ऑन, खुद को ही बनाना है, टू प्रोहिबिट एनी एक्ट ऑफ ट्रीजन, किसी प्रकार का अगर ट्रीजन विश्वासघात वगैरह किया जाता है, सेसेशन किसी प्रकार से अगर वहां से अलगाव करते हो, सेडिशन देशद्रोह करते हो, सबवर्जन वहां की जो सरकार है उसको अंडरमाइन करते हो, उसको जो उसकी शक्ति को खत्म करने की, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हो, संप्रभुता को अगर आप चुनौती देते हो, अगेंस्ट द सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट, जो मेनलैंड जो चाइना है उसकी सरकार के विरुद्ध अगर कोई ट्रीजन करता है, अगर कोई सेसेशन की बात करता है, सेडिशन की बात करता है या सबवर्जन की बात करता है, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या बनाना है? एक लॉ बनाना है। और थेफ्ट ऑफ द स्टेट सीक्रेट्स, अगर जो स्टेट के जो आपके राज है उन सीक्रेट्स को अगर कोई चुराता है तो उसके विरुद्ध। एंड टू प्रोहिबिट फॉरेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, विदेश की जो राजनीतिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कहां, और बॉडीज टू कंडक्ट पॉलिसीज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन दी रीजन, विदेश की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो इस क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर सके, इसके लिए एक कानून जो है वो उनको बनाना चाहिए। तो अब तो एक ऐसा कानून जो है बनाया जाए, इसके लिए आर्टिकल 23 कहते हैं। पर अगर आपने ऐसा कानून बना दिया, अगर इस प्रकार का कानून आएगा तो क्या होगा? तो यहां पर किसी भी चीज को ये कह दिया जाएगा कि साहब ये तो सेडिशन है। अगर आपने छोटी सी भी अगर चाइना की आलोचना कर दी, चाइना की मुख्य जो चीन की जो सरकार है उसकी अगर आपने छोटी मोटी आलोचना कर दी, तो आलोचना करते आपको कहा जाएगा आप तो देशद्रोह कर रहे हो। आपने ये कह दिया कि साहब ये तो मीची आंखों वाले, तो फिर ये देशद्रोह के अंदर आ जाएगा। आपने कहा कि साहब कोरोना का जो है वो ओरिजिन वो चीन से हुआ है और हम तो इसको कोरोना वायरस नहीं करेंगे, हम तो इसको वुहान वायरस कहेंगे। अगर हांगकांग के लोग ऐसा कहने लग जाए तो उनको कह दिया जाएगा भाई ये तो सेडिशन है और सेडिशन है, इस वजह से इसको गिरफ्तार करो। आज हम भारत में रहकर ये कह सकते हैं, परंतु चीन के अंदर ये रहकर कहा नहीं जा सकता। और अगर ऐसा नहीं कहा जा सकता तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भाई आपकी जो जितनी भी स्वतंत्रताएं आपको मिली हुई है वो सारी स्वतंत्रताएं एक ही झटके के अंदर जो है वो चली जाएगी। अगर ऐसा कानून बन गया तो उसके बाद में जिस प्रकार की फ्री सोसाइटी है वो वैसी फ्री सोसाइटी जो है वो नहीं रहेगी, वैसा स्वतंत्र जो माहौल है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए हांगकांग के लोग जो है वो हमेशा इस आर्टिकल 23 से डरते हैं कि आर्टिकल 23 आ गया तो ये हमें जो है वो जीने नहीं देगा, इससे काफी सारी नुकसान जो है वो हो सकते हैं। क्या क्या होंगे? तो एंट्री ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट सर्च वारंट, कि अगर आपने इस आर्टिकल 23 के तहत कोई कानून बना दिया, यानी जैसा कि अभी जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाया जा रहा है वो लगभग इस आर्टिकल 23 को ही इंप्लीमेंट करने की बात है। और तो आप किसी भी प्राइवेट और निजी क्षेत्र के अंदर आप जो है बिना किसी सर्च वारंट के घुस सकते हो। किसी प्रकार की फ्रीडम ऑफ जो स्पीच जो है वो नहीं रहेगी, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो सप्रेस किया जाएगा। फॉरेन नेशनल्स इन हांगकांग आर सब्जेक्टेड टू द लॉ, अगर कोई विदेशी है, मैं चला गया, अगर यहाँ पर मैं चीन के खिलाफ कुछ बात कह रहा हूँ और अगर मैं चाइना चला जाऊँ तो चाइना चला जाऊँ, यानी हांगकांग चला जाऊँ तो हांगकांग चला गया तो वहाँ की जो सरकार है या फिर वहाँ की जो पुलिस है वो मुझे गिरफ्तार कर सकती है। तो फॉरेन नेशनल्स इन हांगकांग आर सब्जेक्टेड टू द लॉ। फॉरबिड पार्टनरशिप बिटवीन लोकल एंड फॉरेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वहां की जो स्थानीय जो राजनीतिक संस्थाएं और जो विदेशी राजनीतिक संस्थाएं उनके बीच में किसी प्रकार का कोलैबोरेशन जो है वो नहीं चल सकता, किसी प्रकार का सहयोग वो नहीं कर सकते। ठीक है। अनलिमिटेड स्ट्रेच ऑफ लिमिटेशन, किसी प्रकार का कानून बनाओ जिससे कि आप कोई भी जो लिबर्टी है उस लिबर्टी को रोका जा सकता है। आर्टिकल 23 अप्लाइज टू ऑल हांगकांग
परमानेंट रेजिडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, परमानेंट रेजिडेंट जो अक्रॉस द वर्ल्ड, जो हांगकांग में नहीं भी रह रहा है, उसके ऊपर भी ये जो है वो लागू हो जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ नहीं है और कहीं किसी दूसरे देश में रहकर कोई कार्य कर रहा है, कि अगर हांगकांग की स्वतंत्रता की मांग करने वाला कोई व्यक्ति है और वो हांगकांग या चाइना में नहीं रहता, वो यूएस में रहता है, और यूएस में रहकर वो अगर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, यूएस के अंदर वो अगर कोई रैली निकालता है, तो उसके विरुद्ध भी ट्रीजन के चार्जेस, सेडिशन के चार्जेस जो है लगाए जा सकते हैं। कीपिंग साइलेंट ऑन द नोन क्राइम अंडर आर्टिकल 23 इज आल्सो प्रोसिक्यूटेबल। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस वगैरह की जो है वो किसी प्रकार की फ्रीडम नहीं रहेगी। और एंटी जो एसएआर गवर्नमेंट को, जो अगर आपने किसी प्रकार से गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म की, तो उसको सबको ट्रीजन जो है वो कह दिया जाएगा कि सब ये विश्वासघात है। तो इस प्रकार के रिपरकशंस जो है वो है। और इसी वजह से आर्टिकल 23 के तहत अगर किसी प्रकार का कानून लाया जाता है तो उसका हांगकांग की जो जनता है वो विरोध करती है। और वर्तमान में जो कानून लाया जा रहा है वो भी इन्हीं चीजों को प्रमोट कर रहा है। अब हांगकांग में कब कब जो है वो प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट जो है वो कब हुए हैं, तो देखो 97 के अंदर जो है वो 97 के अंदर हांगकांग जो उसका विलय हो गया इसके अंदर, चाइना के अंदर। उसके बाद 98 के अंदर यहाँ पर पहला जो इलेक्शन है वो इलेक्शन वहां पर कंडक्ट किया गया। 2002 के अंदर ही जो चीन की सरकार है उसने पहली बार उस आर्टिकल 23 के तहत एक कानून लाने की कोशिश जो है वो की, और ये कहा कि हांगकांग की जो लेजिस्लेचर है उसको ये कहा कि आप एक कानून जो है वो लाओ। देखो लेजिस्लेचर तो है वहां पर उस लेजिस्लेचर का इलेक्शन का सिस्टम कुछ इस प्रकार का है कि उसके ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो अभी भी चाइना का ही है। तो अगर चाइना चाहे तो लेजिस्लेचर से, वहां की विधायिका से कोई भी कानून जो है पारित करवा सकता है। इसलिए वहां के लोग जो है वो बार बार विरोध करते हैं कि हमारी लेजिस्लेचर जो है वो ये विधायिका कोई ऐसा कानून ना बना दे जो कि चाइना के पक्ष का हो। तो 2002 में उन्होंने इस प्रकार का एक प्रपोजल जो है वो लाए, और प्रपोजल लाए 2003 के अंदर यहाँ पर बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके अंदर 5 लाख लोग जो है, उन 5 लाख लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में 2010 9-10 का जो समय, उसके अंदर भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, चुनावों के अंदर सुधार को लेकर बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन जो है वो किए गए। उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए बड़े कहां पर, 2014 के अंदर। 2014 के विरोध प्रदर्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 14 का जो विरोध प्रदर्शन है वो ये इसलिए लाया गया ताकि वहां पर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, पारदर्शिता को इंट्रोड्यूस करने के लिए सरकारी कार्यों में, विधायिका के कार्यों में, इन सभी कार्यों में पारदर्शिता को इंट्रोड्यूस करने के लिए वहां पर एक आंदोलन जो है किया गया। और इस आंदोलन को जो नाम दिया जाता है वो कहा जाता है अम्ब्रेला मूवमेंट। अम्ब्रेला मूवमेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने लोग थे वो छाता लेकर, अम्ब्रेला लेकर जो है वो निकले थे। क्यों छाता लेकर क्यों निकले? क्या बरसात हो रही थी, क्या धूप आ रही थी? नहीं, वो इसलिए इतने सारे लोग एक साथ लेकर, ताकि जो पुलिस है वो अगर कहीं पर कोई पेपर स्प्रे करती है या किसी प्रकार का स्प्रे करती है तो उसको रोकने के लिए अम्ब्रेला जो उसका प्रयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग अम्ब्रेला लेकर निकले, इसलिए इस मूवमेंट को अम्ब्रेला मूवमेंट कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि अम्ब्रेला मूवमेंट जो है वो कौन से देश में, किस देश में हुआ था, तो ये किस देश में हुआ है? हांगकांग के अंदर। कब हुआ था? 2014 के अंदर हुआ था। ठीक है, परंतु ये भी कोई बहुत ज्यादा जो है सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ 2017 के अंदर। कब? क्योंकि वहां पर एक कैरी लैम ये जो महिला है, ये नहीं, कैरी लैम जो है उनको वहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है बना दिया, जो कि पहले वहां के सिविल सर्विसेज में थी, और बाद में वहां पर उनको सीईओ बना दिया गया। और उनका जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसका भी लोगों ने काफी विरोध जो है वो किया। तो 2017 के अंदर, फिर 2019 पिछले साल जो है वो बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, काफी इवन 20 मिलियन लोग जो है, 20 लाख लोग जो है वो वहां पर सड़कों पर उतरे। और वो जो विरोध प्रदर्शन थे वो विरोध प्रदर्शन थे एंटी एक्सट्रेडिशन लॉ, कि वहां की जो सरकार है उस सरकार ने प्रपोज किया कि हमें प्रत्यर्पण का कानून लाएंगे। प्रत्यर्पण का कानून का मतलब क्या होता है? प्रत्यर्पण का कानून का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति हांगकांग में रहता है और वो चीन के किसी कानून का उल्लंघन कर देता है, जैसे चीन के अंदर कानून है कि वो सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, और अगर आप हांगकांग में रहते हुए चीन के कानून के उल्लंघन कर दो तो चीन की सरकार आपके विरुद्ध जो है वो एक मुकदमा दायर कर देगी, और मुकदमा दायर करने के बाद में हांगकांग की जो सरकार होगी वो आपको गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार करके आपको कहां भेज देगी? चाइना जो है वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रत्यर्पण, एक्सट्रेडिशन। जैसे हम काफी लंबे समय से विजय माल्या के एक्सट्रेडिशन की
कोशिशें कर रहे हैं या नीरव मोदी के एक्सट्रेडिशन की कोशिशें कर रहे हैं, तो बाहर के कोई व्यक्ति जो यहां से क्राइम करके बाहर चला गया है उसको वापस लाने की जो प्रोसेस है उसको एक्सट्रेडिशन कहते हैं। तो एक्सट्रेडिशन का एक कानून जो है लाया जा रहा था और इसका विरोध पिछले साल जो है बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध किया गया और फिर सरकार पर इतना दबाव बना कि उस प्रपोजल को उन्होंने जो है वो छोड़ दी और फिर अभी इस साल जो है वापस प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं। और वो किस लिए हो रहे हैं तो वो अपने पहले देखा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो कि लाया गया है। ये विरोध प्रदर्शन जो है उसकी टाइमलाइन है। फिर आज की ये न्यूज है कि चाइना का जो लेजिस्लेचर है उसने वो जो कानून की अपन बात कर रहे थे उसको इन्होंने कैसा नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है उसको इन्होंने चाइनीज लेजिस्लेचर जो उसको, क्योंकि लेजिस्लेचर वहां पर रबर स्टाम्प है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो विरोध कर दे कि भाई साहब हम तो नहीं करेंगे, जैसा गवर्नमेंट ने अगर ड्राफ्ट बनाया है तो वो वहां पर पास होना ही होगा वो तो इसलिए उस लेजिस्लेचर ने जो है उसको अप्रूव कर दिया और उस नेशनल सिक्योरिटी जो कानून है वो अब वहां पर लागू हो जाएगा। कुछ समय बाद में भी वो कुछ कमिटीज के अंदर जाएगा और उसके बाद में जाकर जो है वो लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार का कानून जो है वो आज पारित हो गया। अब देखो इसमें उस आर्टिकल 23 का भी यूज जो है पूर्ण रूप से नहीं किया गया। आर्टिकल 23 में तो ये कहा गया था कि जो हांगकांग की जो लेजिस्लेचर है वो पारित करेगी, परंतु इन्होंने हांगकांग की लेजिस्लेचर के लिए भी जो है वो इंतजार नहीं किया, क्योंकि हांगकांग की जो लेजिस्लेचर है वहां की विधायिका को जब भी कहा जाता है तब लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और वो विधायिका जो है वो उस मामले को छोड़ देती है। परंतु अभी जो है वो कहा कि भाई वो तो नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, हम उसको बाईपास करते हैं और बाईपास करके खुद जो है वो एक ऐसा लॉ पारित कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से हांगकांग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन है, तो उसका वायलेशन करते हुए भी इन्होंने जो है वो अपना कानून पारित कर लिया और ये दिखाता है कि भाई चाइनीज जो है वो अपने माइट का, अपनी शक्ति का किस प्रकार से प्रयोग जो है वो कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उस कानून का क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो या फिर इसके अंदर पहले तो क्या प्रोविजंस क्या उस नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है उसके क्या क्या प्रावधान है। तो प्रावधान जैसे अपन ने पहले जो चर्चा की लगभग वही प्रावधान है कि क्रिमिनलाइज करता है, ये अपराध बनाता है। किसको अपराध बनाता है? सेसेशन का मतलब होता है अलगाव। अगर कोई भी व्यक्ति हांगकांग ये बात करता है कि हांगकांग को चीन से अलग कर दिया जाए या हांगकांग एक स्वतंत्र देश होना चाहिए, ऐसी बात करता है तो उसको सेसेशन कहते हैं। और सेसेशन करता है तो उसको क्रिमिनलाइज कर देंगे, उसको जो है वो कहा जाएगा वो व्यक्ति क्रिमिनल है, उसको गिरफ्तार कर लो। अगर कोई सबवर्जन करता है, सबवर्जन का मतलब होता है कि वहां पर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसकी जो चाइनीज जो संप्रभुता है उस संप्रभुता को अगर कोई चुनौती देता है कि उनकी जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को अगर अंडरमाइन करने की कोशिशें करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई किसी प्रकार का आतंकवाद फैलाता है, अब आतंकवाद की डेफिनेशन क्या होगी वो अपने हिसाब से जो है वो किसी प्रकार का वायलेंस कर रहे हो, अगर आपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, विरोध प्रदर्शन करोगे तो हो सकता है कि आपकी पुलिस के साथ में कोई झड़प हो जाए, झड़प हो तो आपको ये नाम दे दिया जाएगा कि आप तो वायलेंस फैला रहे हो, हिंसा फैला रहे हो, तो आप टेररिस्ट हो तो साहब आपको फटाफट गिरफ्तार कर लिया जाए। और अगर किसी प्रकार की फॉरेन फोर्सेस, विदेशी जो शक्तियां उनकी एक्टिविटीज को भी अगर प्रमोट किया जाता है तो उन एक्टिविटीज को भी वहां पर बैन कर दिया जाएगा या फिर उसको भी क्रिमिनलाइज जो है वो कर दिया जाएगा। और ये एक ऐसा भी कानून मतलब इसमें ऐसे भी प्रोविजन है कि अगर जरूरत पड़े तो केंद्रीय जो एजेंसी है यानी वहां की मेनलैंड चाइना की जो एजेंसी है वो भी सुरक्षा की एजेंसी है, वो भी कहां पर काम कर सकती है, हांगकांग के अंदर जाकर काम कर सकते हैं। यानी हांगकांग का जो एक अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस था उस पूरे एग्जिस्टेंस को ही चुनौती देने का काम जो है वो इन्होंने इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये जो लॉ बनाया है उस लॉ से इन्होंने किया है कि अब वहां पर कोई भी किसी प्रकार का चाइनीज सरकार का विरोध नहीं कर सकता, चाइना के कानूनों का विरोध नहीं कर सकता, उनकी नीतियों का विरोध नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उनको किसी भी इस मामले के अंदर उनको गिरफ्तार कर क्रिमिनलाइज किया जाएगा, उनके ऊपर केस करो, केस करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले भी ऐसा जो है कई बार कर चुके हैं। इवन एक बार तो ऐसा केस था जब वहां पर एक बुक स्टोर है और उस बुक स्टोर में उन्होंने कुछ ऐसी किताबें बेचनी शुरू की जो किताबें जो है वो हांगकांग जो चाइना के अंदर जो राष्ट्रपति या बड़े जो नेता हैं उन नेताओं की लाइफस्टाइल के बारे में बता रही थी और लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ऐसे चर्चाएं भी की गई जो कि आपत्तिजनक थे और ऐसी जो किताबें हैं उन किताबों को सिर्फ बेचा जा रहा था और उन सभी लोगों को एकदम से गायब कर दिया गया। और गायब करने के बाद वो लगभग एक साल बाद में उसके बाद वो चाइनीज जो उनका जो स्टेट मीडिया है उस मीडिया में वो लोग अपीयर हुए और वहां पर अपीयर होकर उन लोगों ने ये कहा कि हमने जो भी किया था वो हम हमारी गलती को स्वीकार करते हैं और आगे से ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से रिप्रेशन की आप किसी प्रकार का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये रिप्रेशन जो है वो अब इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ के बाद हो जाएगा। तो अब ये कानून है और इस कानून के क्या इंपैक्ट होंगे। तो
तो इम्पैक्ट के अंदर एक तो ये बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि यूएस जो है उस यूएसए ने इसका विरोध किया। यूएसए जो है खुलकर समर्थन में आ गया है हांगकांग के, और हांगकांग के समर्थन में आने पर ये यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यानी वहां के जो विदेश मंत्री है माइक पॉम्पियो, उनका ये ट्विटर हैंडल है, और उस ट्विटर हैंडल पर इन्होंने कल 2 ट्वीट जो है वो हांगकांग के समर्थन में किए। पहले के अंदर तो उन्होंने कहा कि मैंने यूके का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ब्रिटेन के यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी उनसे बात की, और बात करके ये कहा, ये जो मुद्दा है इस मुद्दे की चर्चाएं जो है वहां पर की गई, और ये कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो इस मामले में शांत नहीं रहेगा और कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। और उसके बाद कहा कि भाई कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तो पता नहीं कब करेगा, हम तो अभी कर देते हैं। क्या कार्रवाई करते हैं? तो इन्होंने ये कहा कि हांगकांग इज नो लॉन्गर एन ऑटोनोमस फ्रॉम चाइना, यानी हांगकांग जो है वो चाइना से अब कोई स्वायत्त नहीं है, यानी हांगकांग की स्थिति जो है वैसी नहीं है। और ऐसा अगर यूएस कहता है तो इसके काफी सारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो हांगकांग की इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकते हैं, हांगकांग की पॉलिटी के ऊपर जो है इसके असर पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यूएसए है वो यूएसए हांगकांग के समर्थन में आ गया। क्या इंपैक्ट है? तो सबसे पहला तो अपन ने देख ही लिया कि एंड ऑफ द सिविल लिबर्टीज, यानी जितनी भी नागरिक अधिकार है उन सभी अधिकारों को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। और जो 1 कंट्री 2 सिस्टम की जो बातें हो रही थी वो आपका ऑलमोस्ट जो है वो समाप्त हो चुका है कि 2 सिस्टम थे। 2 सिस्टम का मतलब यही था कि यहाँ पर अलग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल लिबर्टीज, ये सब है, ये यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अलग है, आपकी व्यवस्था बिल्कुल अलग है। तो वो जो 1 कंट्री 2 सिस्टम है, उस 1 कंट्री 2 सिस्टम को आप एकदम से समाप्त कर रहे हो। तो ये एक तरीके से वो वैसे तो लीगली तो समाप्त होगा 2047 में, परंतु उससे पहले अभी 2020 के अंदर ही चाइना जो है उसको समाप्त करने पर लगा हुआ। 2020 में चाइना लगता है सब कुछ समाप्त करने पर लगा हुआ। कभी तो वो वायरस फैला देता है, कभी जो है वो ऐसा सिक्योरिटी लॉ वगैरह कुछ ले आता है। तो इस तरीके से सिविल लिबर्टीज को खत्म कर रहा है। वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उन्होंने थ्रेटन किया। कॉन्स्टिट्यूशन का तो आर्टिकल 23 जो कि खुद बहुत कंट्रोवर्शियल है, वो तो कहता है कि वहां का जो राष्ट्रीय सरकार है वो बनाएगी ऐसा कानून, परंतु यहाँ पर इन्होंने उसको वहां की लेजिस्लेचर को पूर्ण रूप से बाईपास ही कर दिया, और बाईपास करते हुए खुद ने कानून जो है वो पारित कर दिया। अपनी रबर स्टैम्प जो उनकी पार्लियामेंट है उससे उन्होंने पारित करवा दिया। तो जो संवैधानिक जो अधिकार थे उनको इन्होंने वायलेट किया। और अब क्योंकि सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो है वो और ज्यादा बढ़ेंगे, मानवाधिकारों का हनन होगा वहां पर, और उससे जो हिंसा है वो हिंसा की गतिविधियां और बढ़ सकती है। इवन जो लोग हैं वो एकदम से तो इसका विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन होंगे, तो हिंसक जो झड़पें हैं उनके केसेस जो है वो आगे हमको और देख सकते हैं। उसके बाद में जियोपॉलिटिक्स, जो भू राजनीतिक जो स्थिति है उसके अंदर भी ये काफी महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में पहले से ही राइवलरी चल रही है। पिछला जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सत्ता में आए तब से यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर, एक व्यापारिक युद्ध जो है वो चल रहा है। और जब जैसे कोरोना वायरस आया तो उसके अंदर भी यूएस प्रेसिडेंट का जो स्टैंड है वो काफी फर्म है चाइना के अगेंस्ट, और ये कहा गया कि ये सब जो पेंडेमिक है वो सब चाइना का किया धरा है, और चीन ने पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया। और इधर से चाइना जो है वो यूएस को फिर वापस रिटेलिएशन जो है वो करता रहता है। हालांकि रिटेलिएशन यूएस के बराबर के तो नहीं होते, परंतु फिर भी वो रिटेलिएट करने की काफी कोशिशें कर रहे हैं। तो ये जो यूएस चाइना राइवलरी है वो और ज्यादा अब हमको बढ़ी हुई दिखेगी, और यूएसए कोशिश करेगा कि जो चाइना है उस चाइना को इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है उसमें अलग थलग करने की कोशिशें की जाए, उसको आइसोलेट करने की कोशिश की जाए। और जैसा कि अपने पिछले ट्वीट के अंदर देखा कि माइक पॉम्पियो जो है उन्होंने बात की किससे, यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनसे, यानी यूके के विदेश मंत्री को उन्होंने इन्वॉल्व किया है इस मामले के अंदर। तो इस तरीके से जियोपॉलिटिक्स जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली। फिर इसका जो बड़ा इंपैक्ट है वो इकोनॉमिक इंपैक्ट है। कैसे? जैसे अपन ने जो पिछला ट्वीट देखा, माइक पॉम्पियो का जो ट्वीट था उसमें उन्होंने ये कहा कि इट इज नो लॉन्गर एन autonomous from China given the facts on the ground the United States stand with the people of the Hong Kong। तो इन्होंने कहा कि ये ऑटोनोमस नहीं है। अब इसका क्या अर्थ होता है ये अपन को यहाँ देखने को मिलेगा। अर्थ ये है कि देखो ये जो आपका यूएसए है, उस यूएसए ने चाइना का जो हांगकांग का जो प्रोविंस है, इस हांगकांग को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, एक विशेष दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि ये ऑटोनोमस है। ये ऑटोनोमस है, इस वजह से इसको विशेष दर्जा दिया हुआ है कि हम आपके साथ में प्रेफरेंशियल तौर के ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ट्रेड करने के लिए एक विशेष दर्जा उनको मिला हुआ, और अब अगर वो विशेष दर्जा हटा दिया जाएगा तो हांगकांग को मिलने वाली जो भी विशेष सुविधाएं थी वो सब एकदम से समाप्त हो जाएगी, और इससे असर पड़ेगा किसके ऊपर?
व्यापार के ऊपर हांगकांग के बीच में और यूएसए के बीच में 2018 का अगर हम डेटा देखें तो लगभग 66 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है वो हुआ है। काफी सिग्निफिकेंट मात्रा का ट्रेड जो है वो यूएस और हांगकांग के बीच में, और वो इसलिए है क्योंकि आप उनको कुछ टैरिफ्स में उनको जो आप उसके ऊपर जो टैक्स लगाते हो उसमें कुछ छूट दे रहे हो, और अब अगर आप वो प्रेफरेंशियल स्टेटस हटा लोगे तो वो टैक्स की छूट जो है वो नहीं दी जाएगी, और वो नहीं दी जाएगी तो उससे ये जो व्यापार है उस व्यापार को नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो वो हांगकांग के अंदर जो कंपनियां हैं उनको नुकसान होगा, और फिर उसको आगे जो लोग उन लोगों को नुकसान होगा। फिर इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग जो है वो हांगकांग में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो चाइनीज सरकार कभी भी क्या कर सकती है किसी को पता नहीं है, इसलिए लोग ये सोचते हैं कि भाई चाइना से अगर आपको बचना है तो कहां पर इन्वेस्ट कर लो, हांगकांग जो है उसमें इन्वेस्ट किया जाए। परंतु अब ऐसा करने से वो बचेंगे कि क्या पता चाइना जो है हांगकांग के ऊपर भी कब्जा कर रहा है, तो इसलिए वहां पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए। इवन वायलेंस और अगर अनसर्टेनिटीज कहीं भी चलती है तो उसका निवेश के ऊपर एक नकारात्मक असर जो है वो पड़ता है, तो ये नकारात्मक असर जो है निवेश के ऊपर पड़ेगा। उसके बाद में जैसा अपन ने कहा कि इवन बहुत सारी कंपनियां जो है वो हांगकांग को यूज करती है अपना बेस बनाने के लिए। मुख्यालय कहां पर रखेगी, तो हांगकांग के अंदर जो अपना मुख्यालय रखकर और फिर पूरे विश्व के अंदर वो काम करते हैं। परंतु अब वो कंपनियां ये चाहेगी कि भाई अब यहां से जो हांगकांग है वहां से भी हम बाहर निकल जाए। कोरोना वायरस का पेंडेमिक हो चाहे यूएस का जो ट्रेड वॉर है, यूएस के साथ ट्रेड वॉर चल रहा था तब भी कई कंपनियां जो है उन्होंने अपने जो उनका हेडक्वार्टर है उसको उन्होंने चाइना से हटाकर कहां पर ले गए, वो हांगकांग में लेंगे। पर अब हांगकांग भी क्योंकि अगर चाइना के अंदर हो जाएगा या फिर अब वो भी उस ट्रेड वॉर का हिस्सा बन जाएगा तो वो लोग हांगकांग से भी बाहर निकलने की कोशिशें करेंगे। इवन चाइना की खुद की कंपनियां भी इस चीज को नहीं चाहेगी कि उनको यूएसए से डायरेक्ट जो है लड़ाई लड़नी पड़े, तो इसलिए यूएस की जो चाइना की मेनलैंड चाइना की कंपनियां भी और हांगकांग के अंदर बाकी जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां वो भी वहां से बाहर निकलने की बातें कर सकती है। तो एक आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो इस हांगकांग के ऊपर एक बड़ा नकारात्मक असर जो है वो पड़ेगा। तो ये है इस बात के प्रभाव। इसी बात को अपन ने जो है वो यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखा। तो ये था आपका हांगकांग का मुद्दा। और अब इसके अंदर आगे क्या किया जा सकता है, तो चाइना के ऊपर जो है सिर्फ दबाव बनाया जा सकता है। बाकी चाइना एक डिक्टेटरशिप है, और डिक्टेटरशिप है तो वो दबाव को कितना पॉजिटिवली लेगा और किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा इसके बारे में बहुत ज्यादा जो है वो ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम ऐसा प्रेडिक्ट कर दें कि चाइना जो है वो दबाव में आ जाएगा। परंतु फिर भी पूरे विश्व के अंदर सभी देशों का ये दायित्व बनता है कि चाइना के ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाए और उसको उसकी जो कारस्तानी है उस कारस्तानियों के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाए, और चाइना के ऊपर उनको ये बताया जाए कि आपका जो रवैया है वो विश्व के अंदर ज्यादा अच्छा रवैया नहीं है। उन्होंने पूरे विश्व को ही जो है वो ठप करने की कोशिशें चाइना के द्वारा की गई है, और अभी वो अपने यहाँ के जो खुद के लोग हैं उन खुद के लोगों की भी स्वतंत्रता का समर्थन नहीं कर रहे। और ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनिवर्सल होने चाहिए, वो विश्व में हर नागरिक को मिलने चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल है, और यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल है तो ये सभी देशों पर लागू होना चाहिए, और ये चाइना में भी लागू होना चाहिए। जो देश सिक्योरिटी काउंसिल में बैठकर बाकी पूरा जो विश्व है उसको अगर आप लेक्चर देते हो तो आपको खुद को भी उन सिविल लिबर्टीज को की जो सम्मान है वो करना चाहिए। तो ये था हांगकांग के अंदर विरोध प्रदर्शन, और उसका ये विरोध प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये मामला जो है समझ में आया होगा, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुँचाओ। जितने ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाओगे उतने ज़्यादा लोगों के कमेंट्स जो है वो आएंगे, अलग अलग देशों के अंदर लोग जो है वो इसको देखेंगे, तो संदेश या कोई भी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इसके लिए हमें जिम्मेदारी पूर्वक ये कार्य जो है वो करना चाहिए। तो लाइक, शेयर और कमेंट ये करना है, इसके साथ साथ में इसको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के पास में एक बेल आइकन है उसको दबाना है ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। धन्यवाद।